हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियों और कार्यों के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था लोकसभा की रचना के बारे में और लोकसभा का जो प्रत्याशी है उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए इसके बारे में। ठीक है, तो लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। पहले हैं विधायी शक्तियाँ। साधारण विधेयक पास करने के संबंध में संसद के दोनों सदनों की जो शक्ति होती है बराबर होती है। संसद के दो सदन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। कोई भी साधारण विधेयक है वो राज्यसभा में भी पहले ले जाया जा सकता है या लोकसभा में भी। ठीक है, और दोनों सदनों में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। ठीक है, और यदि किसी साधारण विधेयक के पास करने के बारे में दोनों के बीच में, दोनों संसद के जो दोनों सदन हैं इनके बीच में अगर कोई विरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति इन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और ऐसी बैठक में वो बहुमत के साथ पास किया जाता है। समझ में आ गया ना कि कोई भी साधारण विधेयक है वो पहले राज्यसभा में भी जा सकता है या लोकसभा में भी जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वो राज्यसभा में गया है तो राज्यसभा के बाद वो जाएगा लोकसभा में। जब इन दोनों संसद के ये दोनों सदन जब उसे पास कर देंगे तब वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। और यदि इनके बीच में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को यानी कि किसी कानून को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और ऐसी बैठक में वह विधेयक बहुमत के साथ पास किया जाता है। और ऐसा होता क्या है, ऐसी बैठकों में लोकसभा की बात मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो लोकसभा के सदस्य हैं इनकी संख्या राज्यसभा के सदस्यों से अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को ही सारी शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। धन से संबंधित कोई भी कानून होगा तो वो पहले लोकसभा में ही पेश किया जाता है और फिर वहाँ से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है। ठीक है, राज्यसभा को अगर ये सही लगता है तो उसे पास कर सकती है, लेकिन वो इस विधेयक पर केवल 14 दिन की देरी कर सकती है, अपने पास 14 दिन तक ही रख सकती है। 14 दिन के अंदर अगर राज्यसभा इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती है तो उसे रद्द कर देती है या उसमें कोई संशोधन प्रस्ताव पेश करे जो लोकसभा को मान्य ना हो, तो इस परिस्थितियों में ये विधेयक दोनों सदनों में पास माना जाता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार जो धन संबंधी विधेयक है वो राज्यसभा के पास केवल इतना अधिकार दिया गया कि वो 14 दिन तक इसे रोक सकती है। ठीक है, अगर वो इस पर कोई कार्यवाही नहीं करती तो वो उसे पास मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद जिसे बोलते हैं वास्तव में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा के सदस्यों को तो केवल इतना ही अधिकार है कि वो मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उन्हें उत्तर देना पड़ता है बस। और लोकसभा को मंत्रिमंडल के विरुद्ध प्रस्ताव पास करके उसे पद से हटाने का अधिकार भी दिया गया है। मंत्रिमंडल तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये। नेक्स्ट आता है न्याय संबंधी शक्तियाँ। लोकसभा को कुछ न्याय संबंधी शक्तियाँ भी मिलती हैं। कौन सी वो? लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार रखती है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा के प्रस्ताव को लोकसभा की अनुमति लेना जरूरी होता है। और लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और महानियंत्रक लेखा परीक्षक को भी विशेष रूप से प्रस्ताव पास करके उनके पदों से हटा सकती है। ये शक्तियाँ हमने पहले भी पढ़ी थी राज्यसभा के बारे में। ठीक है, कि जो लोकसभा को कौन कौन सी न्याय शक्तियाँ प्राप्त हैं। लोकसभा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार रखती है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाने के लिए वो राज्यसभा के प्रस्ताव को लोकसभा की अनुमति मिलना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है चुनाव
संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेती है। ठीक है, क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा भाग लेती है और अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी लोकसभा के सदस्य ही करते हैं। नेक्स्ट है संविधान में संशोधन संबंधी अधिकार। संविधान में कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें संशोधन लोकसभा और राज्यसभा मिलकर अपने साधारण बहुमत से कर सकती हैं। ठीक है, संशोधन विधेयक लोकसभा में भी पेश हो सकता है। संशोधन के विषय में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। समझ में आया ना कि जो संविधान में संशोधन संबंधी अधिकार दिए गए हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर अपने साधारण बहुमत से करती हैं। नेक्स्ट है संकटकालीन घोषणा। राष्ट्रपति के द्वारा संकटकालीन जो घोषणा की जाती है उसे राज्यसभा और लोकसभा दोनों का समर्थन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं लोकसभा की स्थिति के बारे में। लोकसभा है जो वो वास्तव में जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सभी सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और क्या होता है, जनता का वास्तविक प्रतिनिधि होने के कारण इसे निचले सदन को ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई हैं। लोअर हाउस है ना, इसको ज़्यादा शक्तियाँ मिली हुई हैं। साधारण वित्तीय विधेयक लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध पास नहीं हो सकता है और लोकसभा अगर चाहे तो मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास करके उसे पद से भी हटा सकती है। ठीक है, अगर हम संक्षेप में बात करें तो जो ये संसदीय शक्तियों का अधिक प्रयोग लोकसभा ही करती है। ठीक है, हम बात करते हैं संसद के जो सदस्य होते हैं उनको कौन कौन से विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे जो संसद के सदस्य हैं उनको अपने विचार अभिव्यक्ति करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, यानी पूरी आज़ादी होती है। संसद में कही गई किसी बात के लिए उन्हें संसद से बाहर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और अधिवेशन यानी जो सत्र बुलाया जाता है उसके 40 दिन बाद अध्यक्ष को सूचित किए बिना किसी भी सदस्य को दीवानी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाँ, फौजदारी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन दीवानी मुकदमे में उसे गिरफ्तार करने से पहले मतलब अधिवेशन के 40 दिन बाद अध्यक्ष को सूचित किए बिना नहीं किया जा सकता। अगला है 42वें संशोधन में यह व्यवस्था की गई है कि संसद का प्रत्येक सदन और उसके सदस्य और उनकी समितियों की शक्तियाँ, सुविधाएं तथा जिम्मेदारियां वही होंगी जो समय समय पर संसद के सदस्यों के द्वारा निश्चित की जाएंगी। यदि कोई अन्य व्यक्ति संसद के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सदन कार्यवाही करके उसके लिए सजा निश्चित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संसद के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों पर प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार मिला हुआ है। ये किन्हें हैं? संसद के सदस्यों के जो विशेष अधिकार हैं संसद के सदस्यों को दिए गए हैं। कौन से? कि उन्हें अपने विचार अभिव्यक्ति करने की आज़ादी होती है। संसद में कही गई कोई भी बात के लिए उसे संसद से बाहर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, और दूसरा, अधिवेशन के यानी बैठक के 40 दिन पश्चात अध्यक्ष को सूचित किए बिना किसी भी सदस्य को दीवानी मुकदमे में तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, हाँ फौजी मुकदमे में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और संविधान संशोधन 42 के अकॉर्डिंग संसद के प्रत्येक सदन, उसके सदस्यों और उसकी समितियों की जो शक्तियाँ हैं या सुविधाएं हैं या जिम्मेदारियां हैं वही होंगी जो समय समय पर संसद के सदस्यों के द्वारा निश्चित की जाएंगी। और कोई भी व्यक्ति अगर संसद के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध सदन कार्यवाही करके उसे सजा निश्चित कर सकता है। इसके साथ साथ संसद के प्रत्येक सदस्य को स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत अपने चुनाव क्षेत्र में विकास कार्यों पर प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार प्रदान है। समझ में आया ना? लोकसभा की शक्तियाँ और सांसदों के विशेष अधिकार। ठीक है।